नमस्कार। पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बंधकों को छुड़ाने की खबरों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इंसानियत के नाते बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने छोड़ा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के हमले को नाकाम कर दिया गया है और हालात पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पूरा नियंत्रण है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि संघर्ष में 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है और 214 लोगों को बंदी बनाया गया है। बीएलए का दावा है कि उसकी फौज ने पाकिस्तानी सेना को पहले ही दौर में संघर्ष में पीछे खदेड़ दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार से बलूच राजनीतिक कैदियों, जबरन लापता किए गए लोगों और कार्यकर्ताओं को बिना शर्त 48 घंटे के भीतर रिहा करने की मांग की है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है और 48 घंटे तक इसके पूरा नहीं होने पर हर घंटे 5 बंधकों को मारने की धमकी दी है। बलूच उग्रवादियों ने बंधकों को युद्धबंदी कहा है। बीएलए ने अपने लड़ाकों की रिहाई के बदले इन युद्धबंदियों की अदला बदली करने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बीएलए का कहना है कि यह फैसला बदलेगा नहीं। बीएलए का दावा है कि उनकी रणनीतिक और तेज हमलों के कारण पाकिस्तानी सैनिकों को 8 घंटे की लड़ाई के बाद पीछे हटना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वेटा सैन्य एयरपोर्ट और स्थानीय अस्पतालों से 40 एम्बुलेंस और 12 से अधिक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में हाईजैक स्थल के निकट सीवी के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान रेलवे नियंत्रक मोहम्मद कासिफ ने बताया कि 9 डिब्बों वाली इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार रहे। ट्रेन को सुरंग संख्या 8 में हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। आतंकवादियों ने दावा किया है कि महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समूह पर पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाकर रखा हुआ है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद एक और पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है। बंधक बनाए गए 100 से ज़्यादा जवानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। बलूच विद्रोहियों ने सरकार के सामने अपने साथियों को छोड़ने की डिमांड रखी है। इसके बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना का बयान आया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों ने धादर के निकट बोलन दर्रे से गुजरने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया और एक सुरंग के अंदर सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने सुरंग संख्या 8 के अंदर जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया और यात्रियों को बंधक बनाकर ट्रेन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि यह इलाका काफ़ी दुर्गम है और चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवान तैनात हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने कहा कि जब तक सभी आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता, बंधकों को सुरक्षित रूप से छुड़ा नहीं लिया जाता, तब तक अभियान जारी रहेगा। इसके मायने यह निकाले जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना अभी भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। आतंकवादियों की हरकतें इस्लाम, पाकिस्तान या बलूचिस्तान से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पूरी तरह अलग हैं, यह पाकिस्तानी सेना का कहना है। ISPR ने पुष्टि की है कि जाफर एक्सप्रेस पर कायराना हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड के संपर्क में हैं। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक्टिव ड्यूटी कर्मचारी शामिल हैं जो पंजाब जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तान आर्मी ने बीएलए पर जमीनी फायरिंग की और हवा से भी बम बरसाए, लेकिन बीएलए लड़ाकों ने किसी भी तरह आर्मी के जमीनी ऑपरेशंस को विफल कर दिया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व बीएलए की फिदाइन यूनिट और माजिद ब्रिगेड कर रही है, जिन्हें फतेह स्क्वाड, STOS और जिराब इंटेलिजेंस विंग का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों ने 16 बलूच चरमपंथियों के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के इन दावों का खंडन किया है और तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, जिससे साफ है कि वहां के हालात पे बलूच लिबरेशन आर्मी का पूरा नियंत्रण है और बलूच आर्मी बीएलए ने इसे पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा बताया है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार दौड़ ने भी खबर दी है कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पहरो कुनरी और गलादावर के बीच भारी गोलाबारी जारी है। पिछले महीने फरवरी में पाकिस्तान की संसद में धार्मिक नेता और सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को 1971 की घटना की याद दिलाई, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले भी स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। धार्मिक नेता और सांसद फजलुर रहमान ने भारत पाकिस्तान युद्ध का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि ऐसे हालात फिर बन सकते हैं। पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता घोषित करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी स्वतंत्रता को मान्यता भी दे सकता है। सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाया कि कुछ ताकतवर लोग बंद कमरों में फैसला लेते हैं और जिन्हें सरकार को मानना पड़ता है। उनका सीधा इशारा पाकिस्तानी सेना के वर्चस्व पे था। बलूचिस्तान में तेल गैस के बड़े भंडार के अलावा सोना तांबा भी काफी मात्रा में पाया जाता है, फिर भी यह प्रांत पाकिस्तान की बेरुखी का शिकार है। असल में बलूचिस्तान औपनिवेशिक शासन के आज़ादी के बाद पाकिस्तान में प्रांत के विलय की शर्तों पर भी सवाल उठाए हैं। उस समय प्रमुख क्षेत्रीय आदिवासी नेताओं में कलत के खान थे। कलत के खान का मकरान, लास बेला और खारान पर भी नियंत्रण था। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के काफी बाद भी बलूचिस्तान आज़ाद रहा। बलूचिस्तान मार्च 1948 तक पाकिस्तान के साथ एक मैत्री संधि के तहत स्वतंत्र रहा। उस समय बलूचिस्तान के क्षेत्रीय प्रमुख आदिवासी नेताओं में कलत के खान प्रमुख थे। कलत के खान को भारी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उस समय एक तो अंग्रेज इस बात से चिंतित थे कि अगर वह स्वतंत्र रहा तो रूस अपना भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ा सकता है। बलूचिस्तान के खरान, लास वेला और मकरान में पाकिस्तान के शामिल होने की मांग उठ रही थी। इसीलिए कलत के खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग उसी समय से शुरू हो गई। कुछ मीडिया समूह और विश्लेषक मानते हैं यह समूह पहले के बलूच विद्रोहों का नया रूप है, खासकर 1973 से 1977 के स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन का। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मीसा और सासा नाम के 2 पूर्व केजीबी एजेंट बीएलए के संस्थापकों में शामिल थे। उनके अनुसार बीएलए को बलूच छात्र संगठन के आधार पर बनाया गया। तत्कालीन सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद बीएलए गायब हो गया, क्योंकि सोवियत संघ ने पैसा देना बंद कर दिया था। बलूच लिबरेशन आर्मी की पहली बार चर्चा तब हुई जब वह 2000 में पाकिस्तानी अधिकारियों पर हुए कई बम धमाकों की जिम्मेदारी ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुख्य रूप से अफगानिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में एक्टिव है। माना जाता है कि उसका मास्टरमाइंड भी अफगानिस्तान में है। बीएलए का मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। पहला रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी और दूसरा जी है सोढ़ी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से। बीएलए की ताकत बढ़ रही है, छोटे हमलों से लेकर बड़े हमले तक कर रहा है। इसकी ताकत का असली नायक कौन है? कौन इसको ताकत दे रहा है? सोढ़ी साहब। जय प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बीएलए की जो तकरीबन पिछले 1-1.5 दशक में ताकत बढ़ी है, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है बलूची लोग। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को पूरी तरह निचोड़ा है, जिस तरह से पिछले 1 दशक में जब 2015 को चीन और पाकिस्तान का
सीपेक प्रोजेक्ट साइन हुआ और बलूचियों को अब लगने लगा कि पाकिस्तान हमें निचोड़ ही रहा था, चूस ही रहा था, अब चीन ने भी शुरू कर दिया, तो बलूची लोगों में ये आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ता गया और इसका ये नतीजा हुआ जो हमने कल देखा कि पूरी एक ट्रेन को उन्होंने किडनैप कर लिया। प्रसून जी, जब मैं 1970 के दशक में स्कूल जाता छात्र था तो मैंने पिक्चर देखी थी शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक माल गाड़ी को पूरी तरह नियंत्रण में ले लेते हैं। तब मेरे को काफी हंसी आई थी सोच के, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता रियल जिंदगी में। लेकिन कल जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जब आतंकवाद की बात आती तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हमने आज तक सुना था एक हवाई जहाज हाईजैक हो रहा है, एक बस हो रही है, लेकिन ये पूरी ट्रेन हो गई। इसके पीछे पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां। मैं 2 मिनट और चाहूंगा आपसे, आखिर बलूचिस्तान में इतनी अशांति अस्थिरता क्यों है? हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, आपके दशकों को समझना होगा ये चीज। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के खान और खिलाफ के ऊपर इतना दबाव डाला, जो तब बलूचिस्तान के राजा थे, कि उन्हें जनता की इच्छाओं के विपरीत अगले साल 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में विलय होना पड़ा। लेकिन 27 मार्च 1948 से लेकर आज तक बलूचियों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझा नहीं, और पाकिस्तान ने भी कोई कोशिश नहीं की बलूचियों को अपने मेन स्ट्रीम में मिलाने की। मैं छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा, पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर जेसीओ जवान पाकिस्तान के पंजाब सूबे के हैं, और पाकिस्तानी सेना में बलूची अफसर जेसीओ जवान महज 0.3% है, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यानी कि पाकिस्तान ने कभी पंजाबियों को छोड़ के बाकी किसी को, चाहे सिंधी हो, चाहे मुजाहिर हो, चाहे बलूची हो, उन्होंने कभी उनको अपने मुख्य धारा में लाने की कोशिश की नहीं। जो पाकिस्तान ने बीज बोए थे लोगों को बांटने के लिए, आज वही पेड़ बनके पाकिस्तान को अंदर से काट रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीएलए को बड़ा समर्थन मिल किससे रहा है। आपको बता दें कि भले से अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, तमाम देशों ने, ईरान ने भी, सऊदी अरब ने भी बीएलए को आतंकवादी घोषित करके रखा है, लेकिन बीएलए के पीछे बताया जाता है, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में निक्सन को लेटर लिखा था अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिसमें उन्होंने रूस को, अफगानिस्तान को, भारत को बताया था कि यह लोग पीछे से बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और उससे पहले एक बड़ी घटना हुई थी, आप दोनों मेहमानों को बताना चाहूँगा। वीएन झा साहब, 1973 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इराकी दूतावास पर छापा मारा जाता है। वहाँ से भारी मात्रा में ग्रेनेड, गोला बारूद मिलते हैं, और पाकिस्तानी पुलिस और जो सैन्य जवान होते हैं वो जब्त करते हैं और कहते हैं कि इराकी राजदूत हिकमत सुलेमान इसमें शामिल है। उनको निष्कासित कर दिया जाता है और उनको देश से बाहर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसके पीछे भी रूस और इराक का हाथ था। अब सवाल उठता है कि अभी भी इसको ताकत कौन दे रहा है? ना रूस है ना इराक है, और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में बैठा इसका हैंडलर इसको कंट्रोल कर रहा है। तो क्या तालिबान पूरी तरीके से बीएलए के पक्ष में है? झा साहब। जी हाँ, तालिबान जरूर आज के दिन में बीएलए के पक्ष में है, लेकिन ये जो पक्षपात है ये थोड़ा सा इसको ये कॉम्प्लेक्स है। सीधा सीधा जो तालिबान है वो बीएलए के पक्ष में नहीं है। बीएलए के लिए आज के दिन में कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जो तालिबान है, तालिबान आज के दिन में पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान आज आप उल्टा कह लीजिए तो तालिबान का दुश्मन है, और कहते हैं दुश्मन का दुश्मन जो है वो शायद दोस्त हो सकता है। तो इस हिसाब से चूंकि बीएलए या बीएलए ही क्यों, मतलब बलूचिस्तान में आज के दिन में लगभग 2 दर्जन, जैसे कल मैंने आपको गिनाया था, 2 दर्जन जो जिहादी संगठन है उसको कह लीजिए, या फिर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बलूचिस्तान के लिबरेशन के लिए, पाकिस्तान से बलूचिस्तान का लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और इन सबों को फंडिंग या असला बारूद जो है वो कहीं न कहीं से जरूर मिल रहा है। आज के दिन में
अफगानिस्तान में असला बारूद का भरमार है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में जिन दिनों में रोटी लोगों को नहीं मिल रहे थे, टेररिस्ट के पास या जितने वहां पे 43 जिहादी संगठन है और उस जिहादी संगठनों में लगभग 50 से 60 हजार जिहादी थे, उनको तो खाना मिल रहा था, उनको असला बारूद मिल रहे थे, उन सबों के हाथ में AK-47 या उससे भी ज्यादा एडवांस्ड असॉल्ट राइफल्स हैं। ये कहां से आते हैं? तो ये जो जवाब वही सवाल है झा साहब, कहां से आते हैं, यही हमारा सवाल है। जी, मैं वही बता रहा हूं आपको। यही सवाल गाजा में पूछा था कि गाजा में रोज लोगों को खाने के लिए UN का UNRWA द्वारा एड चाहिए, उसको खाना पानी रोज के हिसाब से चाहिए। लेकिन वहां जो लगभग 22 से 40 हजार के बीच में हमास जो टेररिस्ट हैं, इनको खाना कहाँ से मिलता है? इनको वो एडवांस वेपन कहाँ से मिलता है? नवीन जी, आपने अभी जब हॉस्टेज का हैंडओवर हो रहा था गाजा से इसराइल को, आपने देखा होगा ये जो हमास के टेररिस्ट हैं, ये आधुनिक इनका वेशभूषा है, इनको बुलेट प्रूफ जैकेट है, इनके हाथ में वो जो एडवांस जो है मोस्ट एडवांस वेपन वो हैं। कहाँ से आते हैं? खाने के लिए नहीं है, लेकिन गोला बारूद और उनकी कमी नहीं है, बंदूकों की कमी नहीं है। ये आज के दिन में वास्तविकता है। देखिए, वास्तविकता है आज के दिन में। इसी के साथ एक घटना को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। इंग्लैंड ने 2006 में BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और पाकिस्तान के पुख्ता और मजबूत विरोध के बावजूद भी BLA नेता हैरबैर मारी को शरणार्थी का भी दर्जा दे देता है साथ ही साथ। अब सोढ़ी साहब, इसे आप क्या मानते हैं, किस तरह की रणनीति और राजनीति समझते हैं? आरोप लगाए जाते हैं रूस पे, अफगान पे, इराक पे और कहीं ना कहीं भारत पे भी, लेकिन मदद जो देखी जाती है इंग्लैंड की तरफ से आ रही है, US की तरफ से आ रही है, जबकि इन लोगों ने आतंकवादी घोषित करके रखा है, हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसे आप किस तरीके से समझते हैं? जी प्रसन्न जी, देखिए, जब किसी के घर के अंदर ही अशांति हो जी तो बाकी बाहर के लोग तो फायदा उठाते ही हैं। अब पाकिस्तान की नीयत और नीतियां गलत रही हैं। अब पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है रूस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, कभी यूनाइटेड किंगडम पे, कभी इराक पे, कभी उस देश पे। पहले तो पाकिस्तान को अपने गरीबान में झांकना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने ऐसे कदम उठाए जिससे कि बलूची लोगों को अपनी मुख्यधारा में लाया जाए? कुछ नहीं किया पाकिस्तान में। और जब अस्थिरता घर के अंदर हो, जैसे मैंने कहा, बाकी लोगों को फायदा उठाएंगे ही। जिस तरह से पाकिस्तान ने समर्थन किया अमेरिका का तब सोवियत संघ के खिलाफ, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान का इन्वेजन किया था, तो डेफिनेटली सोवियत संघ ने फिर किसी न किसी रूप में बदला लिया। जहां तक भारत की बात है, भारत ने कई बारी स्पष्ट और साफ किया हुआ है कि हमारा बलूचियों लोगों के साथ इस मुहिम में कोई लेना देना नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं। मैं तो एक कदम आगे जाना चाहूंगा। अब वक्त आ चुका है कि भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, रिकग्निशन देना चाहिए। तब तक हम पाकिस्तान और चीन की इन अत्याचारों को सहते रहेंगे। हमें बलूचिस्तान को और चीन में तिब्बत को हमें मान्यता देनी चाहिए। तो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी को खुलेआम समर्थन देता है, तो हम क्यों नहीं बलूचिस्तान को समर्थन दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने अपने आप को एक दायरे में समेट के रखा है। वह जानता है, भारत शायद जानता है कि इस क्षेत्र में, खासकर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में दुनिया भर की महाशक्तियां लगी हुई हैं। वह कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं उठाना चाहती हैं, लेकिन कुछ भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर थोप दी जाती हैं और उसका मुखौटा बनता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना। अब पाकिस्तान की सेना के ऊपर ही यह जिम्मेदारियां भारी पड़ रही हैं। पाकिस्तान की सेना को मुंह दिखाए मौका मिल रहा है। अब सवाल बस इतना होता है कि क्या पाकिस्तानी सेना के पास क्या उपाय बचे हुए हैं? झा साहब, क्या उपाय बचे हुए हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर? देखिए, पाकिस्तानी सेना के पास में ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के आज जो मोरल है बहुत डाउन है। आज वो मतलब एक एक चीज के लिए मुहताज है दूसरों पे, खास करके चीन के ऊपर में। और ये पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान की जो फोर्थ विंग है आर्म फोर्सेस की, जिसको जिहादी विंग बोलते हैं ISI के अंदर में,
उसको भी ये पसंद नहीं है। तो लेकिन उनको झेलना तो पड़ेगा। और एक और चीज याद रखिए, इसमें भारत जाने वाला नहीं है। भारत ने अपने हजारों सैनिकों का बलिदान देके बांग्लादेश को आजाद कराया था, और वहां पे हमें क्या मिल रहा है आज के दिन में? वो हमें कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज जो भी भारतवासी हैं वीएन झा जी, वो कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसद मौलाना फजलुर रहमान, जो धार्मिक नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे पाकिस्तान की सेना पर ही आरोप लगा दिए और उन्होंने कहा आप बंद कमरे में फैसले लेते हैं जिसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सेना की दखल नहीं बंद हुई तो बलूचिस्तान आज नहीं तो कल अपने हाथ से निकल जाएगा। अगर उनकी बात में जरा भी सच्चाई है तो आपको कितने खंड में पाकिस्तान बढ़ता हुआ दिख रहा है झा साहब? जी हाँ, उनकी बात में सच्चाई है कुछ हद तक। फजलुर रहमान के बात पे मत जाइए। फजलुर रहमान भी एक जिहादी तंत्र से जुड़े हुए हैं, वो खुद एक जिहादी तंत्र से जुड़े हुए, तो उनकी बातों पे ज्यादा मत जाइए। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी तक बलूच लोगों को का वहाँ पे जो संहार होता रहा है वो हो रहा है। उनका जो काफी एट्रोसिटीज उनके ऊपर में हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था लगभग 50,000 बलूच लोग मारे गए हैं। उनका वहां से अपहरण किया गया है, उनको बेदर्दी से मारा गया है, उनके बच्चे, उनकी स्त्रियां वहां से उठा ली जाती है। वहां पे ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सब अलग चीज है। बलूच लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए, आज के दिन में स्वतंत्रता चाहिए, और वो स्वतंत्रता उसको जिस भी कीमत पे मिलेगी वो लेने जिस भी कीमत पे मिलेगी वह लेगा। लेकिन फिर सब बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका अब अपना स्टैंड बदलेगा? सोढ़ी साहब, क्या अमेरिका जिसने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा है, अब वह इन लोगों की मांगों पे ध्यान देगा? चूंकि अब बहुत बड़ा कांड कर दिया है बीएलए ने। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मौत की कगार पे पड़े हुए हैं, 30 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। इसके बाद भी अमेरिका क्या अपने स्टैंड पे रहेगा? चूंकि ट्रंप के आने के बाद माना जा रहा है कि अब दुनिया में कई फैसले बदले जाएंगे जो पहले नहीं बदले जा रहे थे। जी सुन जी, 2012 में अमेरिका ने बीएलए को एक फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन का करार दिया था, लेकिन 6 साल बाद 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने उसे पलट दिया और बीएलए को एक आतंकवादी संगठन का ठप्पा दे दिया। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में है, मेरे को तो नहीं लगता कि अगले 4 साल तक बीएलए की आतंकवादी को जो उन्होंने ठप्पा दिया है उसमें चेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकियां बहुत बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 397 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी रक्षा के स्पेयर पार्ट्स में। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपने संसद को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की प्रशंसा की कि उन्होंने खतरनाक आतंकवादी को वापस दे दिया। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, मेरे को तो नहीं लगता कि अगले 4 साल तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे बीएलए को आतंकवादी संगठन का करार हटा दिया जाएगा और उसे कुछ और दिया जाएगा। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा था क्योंकि जैसे पिछले बार मैंने बोला आपसे कि इंग्लैंड ने भी बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन उसके बाद भी उसके प्रमुख नेता को अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे रहे हैं। और माना जाता है अमेरिका में अमेरिका की मर्जी के बिना कोई भी देश या कोई भी संगठन आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से अफगानिस्तान में आज भी नहीं पनप सकता है। तो क्या लगता है कि बीएलए को अपने आप ही ये गतिविधियां कर रहा है, कोई उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? जैसा हमने अपने पूरे विवरण में या विश्लेषण में बताया कि अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में रसिया का जो प्रभाव था, इराक का जो प्रभाव था, वह तो लगभग खत्म हो चुका है। इंडिया बहुत ज्यादा कभी एक्टिव भी नहीं रहा उस क्षेत्र में। तो आखिर इनको दे कौन रहा है? फिर सवाल खड़ा होता है ताकत। देखिए, बीएलए को जो सबसे बड़ा समर्थन दे रहा है वो उनको तालिबान सरकार दे रही है अफगानिस्तान में। उनके सबसे बड़े जो नेता लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। जो अधिकतर हमले होते हैं बलूचिस्तान में जो बीएलए करता है, उसके जो लड़ाकू हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर से पार होके आते हैं, हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो समर्थक है बीएलए का वो है अफगानिस्तान। बाकी कोई ऐसा महाशक्ति है नहीं या कोई ऐसा विकसित देश है नहीं पश्चिम यूरोप का जो कि बीएलए को पूरा समर्थन दे रहा है।
क्योंकि जितना सोनी समर्थन साहब, इसी अफगानिस्तान के साथ आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है, कि क्या तालिबान को भी पीछे से कोई और देश सपोर्ट कर रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, तालिबान को पूरी तरह से रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से रूस और चीन ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है, अपने कूटनीतिक संबंध वापस स्टैब्लिश कर दिए हैं, जो कि यही 2-3 देश हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिए हैं, तो पूरा समर्थन तालिबान सरकार को 2 ही देश दे रहे हैं, वो है रूस और चीन। चलिए, आपने अपनी बात बहुत गंभीरता से रखी है और बहुत विस्तृत तरीके से रखी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए पीएन न्यूज के साथ।